हेलो फ्रेंड, आप सभी प्रिय दोस्तों का मैं स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितन क्लासेस ऑनलाइन में। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस चैनल पे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो सभी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े और जल्दी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है तो बताइए जल्दी से। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्राली, अभिक्रमिक अनुदेशन। तो जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रैकाली डैक्राली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, बल्कि यह अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रावेल का, क्लिफर्ट्रिक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? महात्मा गांधी का। तो बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जान लेंगे। देखिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया। ठीक है, उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया है। चूंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतएव उसे मातृभाषा से प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। तो इसका दोस्तों बीज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे। 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग राइट आंसर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, कच्छ भी नयन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कच्छ विनय प्रणाली। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कच्छ विनय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली एवं अव्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षा की हेतु उपयुक्त है। तो ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे दोस्तों। 34 नंबर को पढ़िए जल्दी से। राइट आंसर सभी को करते रहना है। देखिए, 4th नंबर में क्या दिया हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस से, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो आनंद कादम्बिनी है जो इस पत्रिका का संपादक, प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कहाँ से? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हुआ था। ठीक है, देखिए, इस पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण बद्री नारायण चौधरी थे। और देखिए, चौधरी प्रेम घन थे। ठीक है, इनको प्रेम घन भी बोला जाता है। और इनकी एक पत्रिका नागरी नीरद, ठीक है, जो नागरी नीरद इनकी एक और पत्रिका थी, वो भी मिर्जापुर से ही निकाली गई थी। ठीक है, और जबकि हंस जो थी, हंस 1930 में जो वो निकाली गई थी पत्रिका, वो कहाँ से? बनारस से निकाली गई थी। इसके अलावा संपादक इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। और प्रतीक पत्रिका के संपादक, ठीक है, प्रतीक प्रतीक पत्रिका के संपादक आज्ञेय थे। ठीक है, जो कि इलाहाबाद से निकाली गई थी। और लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका तत्भव है, इसके संपादक अखिलेश जी हैं। ठीक है, अखिलेश जी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर का राइट आंसर करना है, सभी को राइट आंसर करते रहना है। देखिए, आदिकाल की रचना है अकरावट, छत्रसाल, दशा, दीपशिखा, खुमार रासो। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 35 का। देखिए, खुमार रासो क्या हो जाएगा? खुमार रासो। अब देखिए, आदिकाल की रचना खुमार रासो है। खुमार रासो के रचयिता कौन थे? दलपति थे। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? दलपति रासो थे। दलपति विजय थे। कौन थे? दलपति
दलपति विजय थे इसके रचयिता, ठीक है। आदिकाल की अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी वो भी जान लेंगे। बीसल देव रासो थी, रासो थी, परमाल रासो, आला खंड थी, ठीक है, संदेश रासक आदि थे। इतने सारे आदिकाल की रचनाएं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर का राइट आंसर करिए, सभी को राइट आंसर करते रहना। देखिए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, उद्देश्य कथन आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। किसके? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है। प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है, ठीक है, जो कथ्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, तो बी इज इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 का राइट आंसर करिए। देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। वाक्य कौन सा? वाक्य प्रयोग का तरीका, ठीक है, वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित होने लगती है, ठीक है, तो इसका एज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? तो दोस्तों बताइए जल्दी से, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, ठीक है, मांस रहित भोजन, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निरामिष का आशय मांस रहित भोजन से है, ठीक है, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है निशीचर, ठीक है, निशीचर। रात में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है निशीचर। क्या हो जाएगा दोस्तों? निशीचर, निशीचर हो जाएगा। और देख लेते हैं आगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु। ये कि बहुत ही बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो सभी लोग क्लास को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर में क्या दिया हुआ? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? जो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रवादी कवि थे, इनकी उर्वशी, ठीक है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष पूछा है? किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष दिया गया था सन 1972 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में। देखिए, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी, जो कृति थी उनकी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था। और हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किसको दिया था? हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी कृति चितंबरा, कौन सी थी? चितंबरा के लिए प्रदान किया गया था। और 1978 ईस्वी में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। देखिए, सहेद शब्द का पूछा है। सहेद शब्द क्या है? तत्सम है या फिर तत्भव है, देशज या आगत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कैसा है ये शब्द? आगत है, ठीक है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सहेद शब्द आगत शब्द है जो कि तत्सम, तत्भव एवं देशज शब्दों से पृथक है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम और उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तत्भव कहते हैं, जो कि हम लोग आंचल की भाषा में बोलते हैं। और देशज वे शब्द होते हैं जो देश में ही बोले जाते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तथा आगत वे शब्द होते हैं, आगत कौन से शब्द होंगे? जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की इत्यादि में, ठीक है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे आगे। 41 का राइट आंसर सभी को करते रहना है। देखिए, वनिता का प्रयोग
किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? स्त्री। ठीक है, वनिता को क्या कहा जाता है? स्त्री भी कहा जाता है। ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। और वनिता के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? नारी होता है। कौन से होते हैं? नारी होता है, कलर्त होता है, त्रिया होता है, वामा होता है, कांता, रमणी, कामिनी, प्रमदा, सुंदरी। इतने सारे स्त्री के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो चलेंगे आगे। 42 नंबर, मुकुंद किसका पर्याय है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। मुकुंद किसका पर्याय? बार बार पूछे जाने वाले ये सारे के सारे ही क्वेश्चन है। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसमें सारी की सारी ही क्लासेस चल रही हैं। 42 नंबर का राइट आंसर कर दीजिए जल्दी से। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु। ठीक है, विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची मुकुंद होता है। मुकुंद देखिए विष्णु का पर्याय है। और इसके अन्य पर्याय कौन कौन से होंगे? पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज, विशंबर। ठीक है, ये सारे के सारे विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का राइट आंसर सभी दोस्तों को करना है। काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। ठीक है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जाहसी हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, या फिर दादू हैं? तो जल्दी से बताएंगे। देखिए, काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। देखिए यह पंक्ति निर्गुण ब्रह्म उपासक धर्मांडर के विरोधी समाज सुधारक कबीर दास जी की है। किसकी है? कबीर दास जी की। तो इसका दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे। 44 नंबर का राइट आंसर करिए। सभी को राइट आंसर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और साथ ही शेयर भी करना है सभी को। सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस ऑनलाइन से। तो जल्दी से आइए। 44 का राइट आंसर करना है सभी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले, कड़ मुस्काए, आलोक पर्व। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? चिंतामणि। ठीक है, देखिए शुक्ल जी की अन्य निबंध कौन कौन से हो जाएंगे? मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि। जबकि आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और छड़ बोले कड़ मुस्काए। ठीक है, छड़ बोले कड़ मुस्काए ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये किसका हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। ये विष्णु प्रभाकर जी का हो जाएगा। छड़ बोले कड़ मुस्काए, प्रभाकर। और ये जो आलोक पर्व है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या है। 45 नंबर का राइट आंसर करना है सभी को जल्दी से। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो जल्दी से बताइए शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत। तो जल्दी से राइट आंसर करना है दोस्तों। राइट आंसर करना है सभी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बारात बसंत कौन सा हो जाएगा? बारात बसंत। तो सीज राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए दिए गए विकल्पों में बारात बसंत सही विकल्प है, अन्य तीनों विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। वर्तनी की दृष्टि से ये दोनों शब्द सही हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से ये दोनों शब्द शुद्ध हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का राइट आंसर सभी को करना है। जल्दी से बताइए। अर्धस्वर है, अर्धस्वर है। तो जल्दी से बताएंगे अर्धस्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर सभी को करना है जल्दी से जल्दी। और सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। जल्दी से बताएंगे अर्धस्वर कौन सा है। 46 का राइट आंसर सभी को करना है दोस्तों। देखिए दिए गए विकल्पों में या व ही अर्धस्वर है। कौन से? या और वा। तो देखिए ये अर्धस्वर कहलाते हैं। देखिए आ प्लस ई। ठीक है, आ प्लस ई से आ प्लस ई से मिलकर या बना है। ठीक है, या बना है। और आ प्लस ऊ से
आ प्लस ऊ से क्या बना है, वा बना है, इसलिए यह अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का राइट आंसर सभी दोस्तों को करना है जल्दी से। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, साथ ही शेयर भी करते रहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी को अपनी पहचान छिपाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपराधी का शंका ग्रस्त रहना। ठीक है, शंका ग्रस्त रहना। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर देखिए, एक बार कई बात को दोहराते रहना, एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगा, प्राकथन, पृष्ठ पेचड़, प्रस्तावना। तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? पृष्ठ पेचड़। ठीक है, बहुत ही मतलब ध्यान रखना है, ये सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक बार कई बात को दोहराते रहना, उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? पृष्ठ पेचड़। क्या कहेंगे? पृष्ठ पेचड़। देखिए, एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए पृष्ठ पेचड़, जबकि प्राक कथन जो है, प्राक कथन को भूमिका कहते हैं। प्राक कथन को क्या कहते हैं? भूमिका को कहते हैं। और प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है। ठीक है, ये जो है ये किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर का राइट आंसर करना है सभी को। देखिए, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसमें 49 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। क्या है? विशेषण है। देखिए, इस शब्द में बुद्धि की हीनता का भाव स्पष्ट होता है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताएंगे जल्दी से, कौन सा कारक है छत से ईंट गिरी? ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा अपादान। और क्यों हो जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, देखिए, इस वाक्य में अपादान कारक है। कौन सा है? अपादान कारक है, जो कि देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब अलग हो रहा है उससे। ठीक है, जैसे छत से ईंट गिरी, मतलब पहले तो छत पे रखी होगी और बाद में गिर पड़ी, मतलब अलग हो गई, तो वो अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, तो सी इसका एज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 51 का राइट आंसर करेंगे महोर्मी। ठीक है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाधन ऊर्मी। ठीक है, महाधन ऊर्मी। और ध्यान में ही बहुत रखना है कि इसमें हरस ऊ लगा है या फिर दीर्घ ऊ लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही ऑप्शन सेम ये भी है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये हरस ऊ है और ये दीर्घ ऊ है। तो इसका सी जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महोर्मी का संधि विच्छेद महाधन ओर्मी होता है। और देखिए, इसमें कौन सी संधि दोस्तों होती है? इसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि। कौन सी संधि होती है? इसमें गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि होती है, जो कि आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका अन्य उदाहरण क्या हो जाता है? महाधन। क्या होते हैं इसके अन्य उदाहरण? महाधन ऊर्जा, महोर्जा हो जाएगा, गंगाधर ऊर्मी, गंगोर्मी हो जाएगा दोस्तों। इसी टाइप के इसमें उदाहरण होते हैं गुण संधि के। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का राइट आंसर सभी को करना है। समष्टि का विपरीतार्थक है विशिष्ट, अपशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि। तो इसका 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि होता है, जबकि विशिष्ट का सामान्य एवं अपुष्ट का पुष्टि तथा अपिष्ट का शिष्ट विलोम होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें डी इज राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट का क्या हो जाएगा? सामान्य। विशिष्ट का होता है सामान्य। और अपुष्ट का क्या हो जाएगा? पुष्टि। और अशिष्ट का क्या हो जाएगा? शिष्ट। ठीक है, तो और समष्टि का क्या हो जाएगा? विष्टि।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का राइट आंसर सभी को करना है जल्दी से। देखिए करपट का तद्भव रूप है, करपट का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? कर कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो राइट आंसर देखिए करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, ठीक है, ना कि कपट। करपेट भी नहीं, करपेट जो है, ये जो करपेट है ये कपूर का होता है, ठीक है। करपेट जो है ये कपूर का होता है। और जबकि कपूर का तत्सम क्या होता है? ठीक है, कपूर का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर, ठीक है, कर्पूर। ये हो जाएगा कर्पूर, ये तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर का राइट आंसर सभी दोस्तों को करते रहना है जल्दी से। और सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, रम, ईड़ीय। तो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा? रमणीय, अनीय, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रमणीय में अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय के अन्य शब्द और कौन कौन से होते हैं? जैसे आदरणीय होता है, उल्लेखनीय होता है, अभिनंदनीय होता है। इसके सारे प्रत्यय कौन से इसमें लगेंगे? अनीय, ठीक है। चलिए 55 नंबर का राइट आंसर सभी को करना है जल्दी से, सभी लोग कर दीजिए राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। बोरव सबय रघुवंश कुठार की, धार में बारन बाजी सरत्याथी वान की। वायु वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समस्ती। इस पंक्ति, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताइए। रौद्र रस, भयानक रस, विभत्त रस, वीर रस। तो इसमें देखिए उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा दोस्तों, रौद्र रस हो जाएगा। और रौद्र रस का स्थायी भाव सभी लोग बता दीजिए जल्दी से, क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? क्रोध, ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है रौद्र रस का? क्रोध। ए जिसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 का राइट आंसर करना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार में छंद है। दोहा, सोटा, रोला, बैरवो। तो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? दोहा। कौन सा हो जाएगा? दोहा। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फलचाय में। दोहा छंद है। इसके देखिए प्रथम चरण और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय में कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। और देखिए द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखिए जो सोठा है, सोठा दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब इसमें देखिए पहले और तीसरे में 11-11 हो जाएंगी, 11-11, और बाद दूसरे और चौथे में कितनी हो जाएंगी? 13-13 हो जाएंगी। ये इसका दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। और देखिए जो बैरवो होता है, बैरवो जो होता है वो अवधि का छंद, जिसमें 12 चरण, ठीक है, 12 चरण होते हैं और उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। कितने होते हैं? बैरवे, सॉरी, बैरवो अवधि का छंद जिसमें कि 12 व 7 मात्राएं, 7 मात्रा पर यति होती हैं। और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्रिक छंद होता है रोला, 24 मात्रिक छंद होता है, 24 मात्रिक छंद होता है रोला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? मोहन और गीता गा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सीज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए निम्न चारों दिए गए जो वाक्य हैं उनमें मोहन और गीता गा रहे हैं, यही केवल शुद्ध हो जाएगा, बाकी सारे अशुद्ध हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 58 नंबर,
58 नंबर का राइट आंसर सभी दोस्तों को करना है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो जल्दी से बताएंगे 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में क्लीव शब्द सबसे अंत में आएगा। दिए गए विकल्पों के बढ़ते हुए क्रम इस क्रम है, तो कौन सा क्रम हो जाएगा? कृषाणु कृषाणु है जो ये सबसे पहले आ जाएगा, और कृषक जो है ये दूसरे नंबर पे, और क्रम तीसरे नंबर पे, और क्लीव जो है ये चौथे नंबर पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का राइट आंसर करते हैं। चराचरम मतलब इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जगत में। कौन सा समास है चराचरम का? जल्दी से बताइए समास 59 नंबर में कौन सा? देखिए चराचरम में द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है। इसमें सामसिक पद होगा, चर और अचर। ठीक है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? और का। ठीक है, जैसे जय पराजय अर्थात जय और पराजय। सीताराम अर्थात सीता और राम। आयोग ने इसका उत्तर देखिए डी मान लिया है, लेकिन इसका होगा वैसे बी ही होगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का राइट आंसर सभी को करना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिए, और सभी दोस्त जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, लाइक रिप्लाई करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यागत। ठीक है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अब, अभी, अभ्या। तो जल्दी से बताएंगे। देखिए अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग होता है। कौन सा? अभी उपसर्ग होता है। ठीक है, अभी उपसर्ग होता है, जैसे कि समीप, बुरा, चारों ओर, बारंबार, अच्छी तरह आदि अर्थ का बोधक है। जैसे अभ्याघात, अभिकरण, अभिसरण, अभिप्राय, इन सभी में कौन सा प्रत्यय लगेगा दोस्तों? इन सभी में कौन सा प्रत्यय लगेगा? अभी लगेगा। ठीक है, अभी प्रत्यय लग जाएगा। तो दोस्तों आई क्लास को अब एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी से। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।